हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम पढ़ रहे थे लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा के हमने कई सारे टॉपिक कवर कर रखे थे। रैंक तक हमने डिस्कस कर लिया था। हमने स्टार्टिंग से लेके रैंक तक हमने सारी चीज़ें क्या कर ली हैं, पढ़ ली हैं। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। बाकी जो भी बच्चे आज नया सेशन में जुड़ रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले के लेक्चर वो ज़रूर देखें ताकि आगे के लेक्चर आसानी से समझ आएँ। ये लेक्चर भी तभी समझ आएगा अच्छे से जब हमने पहले के लेक्चर्स को अच्छे से देख रखा हुआ। क्लियर है ना? सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे लेक्चर्स लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक सारे अपलोडेड हैं। तो आप एक बार क्या करो, इस लेक्चर को देखने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस लेक्चर को ज़रूर देखें ताकि ये लेक्चर आपको ईजिली समझ आए। इतना क्लियर है? तो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हमने रैंक के बारे में डिस्कस किया था। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि सबको पता है कि पढ़ते पढ़ते मज़ा तो आ रहा है सबको, बिल्कुल आ रहा है। मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो मज़ा कैसे लेना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, जैसे हमने स्टार्ट किया है पढ़ना, तो अभी तो लोगों को लग रहा होगा पता नहीं सर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। धीमे धीमे आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, ज़रूर एक दिन आपको इस सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड होगा, इस मेरा यकीन मानो। क्लियर है ना? मैं जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, जैसे लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक कंप्लीट कराया, तो मैं बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चनों की एक सीरीज लेके आऊँगा जिसे मैं क्लास में डिस्कस करूँगा। मैं एक मैराथन क्लास जिसे बोलते हैं, थोड़ी सी लॉन्ग क्लास रहेगी, 1 घंटे हो सकता है, 1 घंटा कुछ 1.5 घंटे की क्लास हो। उसमें मैं अच्छे लीनियर अलजेब्रा के जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी मेन टॉपिक है हमारे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको डिस्कस करूंगा। क्लियर है ना? उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्या इतना क्लियर है? यहीं पे सबके सामने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इधर देखो, तो हमारा ये जो सेशन है किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है सब जानते ही हैं। इंजीनियरिंग मैथ्स हमारा गेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज गेट में सबसे ज़्यादा है। हमने डिस्कस कर रखा है एक लेक्चर में, ठीक है। और हमारा इंजीनियरिंग सर्विस में भी आता है। दूसरा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कंसेप्ट को सीख सकते हो, फिर उसे अप्लाई कर सकते हो अपने एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस में। क्लियर है ना? इधर देखो, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये हम पढ़ रहे हैं गेट इंजीनियरिंग सर्विस 2021 के लिए, और सब्जेक्ट है हमारा क्या, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सबको क्लियर है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर। मज़ा आ रहा है तो क्या कर दो, लाइक कर दो। एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दो कि सर हाँ बिल्कुल मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सभी लोग अपने अपने नोट्स बना रहे हैं? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सर नोट्स बना रहे हैं। अगर किसी को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है कि सर कैसे नोट्स बनाने हैं, सिंपली ये क्लास नोट्स तो ऐसे ही बनाने हैं, एज इट इज़ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसी तरह से नोट्स बनाओ। दूसरा, किसी को लग रहा हो कि शॉर्ट नोट्स सर कैसे बनाने हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। किसी को अगर शॉर्ट नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो कि सर शॉर्ट नोट्स बनाने का भी एक सेशन रखो कि किस तरह से हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो मैं एक सेपरेट सेशन रखूँगा जिसमें सबको बताऊँगा कि शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है। बहुत हेल्पफुल होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर हमें क्या करना है, पास करना है, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है, तो उसके लिए सबसे अहम रोल जो निभाता है वो होता है हमारे शॉर्ट नोट्स, खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स। ऐसे तो मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, और हो सकता है तो किसी को अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं जब सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, तब मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है शॉर्ट नोट्स बनाने में तो ज़रूर मुझसे पूछें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि सर इस तरह से हमको शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, या फिर अगर शेयर कर सकते हो तो ज़रूर शेयर करें अपनी जो भी फाइल है, जिस तरह से आपने क्या है शॉर्ट नोट्स बनाएं, एक अपना फोटो खींच के शेयर करें। उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ शॉर्ट नोट्स अच्छे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और बन रहे हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। और अगर नहीं बन पा रहे हैं तो एक बार ज़रूर कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे सर हमको मज़ा नहीं आ रहा शॉर्ट नोट्स बनाने में। वो भी मज़ा कर लेना सिखाओ सर, बिल्कुल सिखाएंगे कि सर मज़े के लिए तो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मज़ा लेना सिखाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता मज़ा ना आए। क्लियर है ना? इधर देखो, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। बिल्कुल किया था सर, कि हमने देख लिया था एक्लॉन फॉर्म से भी रैंक निकाल सकते थे। बेसिक कंसेप्ट भी हमने रैंक का समझा था। रैंक का मतलब था सिंपल, अगर मैं बोलूं कि डिटर्मिनेंट अगर निकालना आता है तो रैंक भी बता देंगे। और डिटर्मिनेंट जो है हाईएस्ट जो हमारा ऑर्डर था, ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर की जो मैट्रिक्स बन रही होगी, किसी भी मैट्रिक्स में हाईएस्ट ऑर्डर का जो मैट्रिक्स हमारा बन रहा होगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करो, अगर वो 0 के बराबर आ गया
तो इसका मतलब रैंक उस ऑर्डर से कम होगी। अगर वो 0 के बराबर नहीं आया, इट मीन्स वो नॉन जीरो आया, तो रैंक उसी ऑर्डर के बराबर हो जाएगी। ये सिंपल सा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल सही। इधर देखो, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उससे समझ आ जाएगा। मैं रैंक का एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूँ, कैसे करते हैं। लो मान के चलो एक क्वेश्चन आया हमारी स्क्रीन पर इस तरह, ये 2 नंबर्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, इस तरह पेश होता है स्क्रीन पर। लो मज़ा आ गया। सर क्या है क्वेश्चन, ये कोई मैट्रिक्स है, मैंने ले ली, बिल्कुल ले ली, ये कोई मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है सर। हाँ ठीक है, 3x3 ऑर्डर की कुछ एलिमेंट्स ले लिए हमने, यहाँ ले लिया 0, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं क्या 3x3 की ना लेके कुछ भी ले लो मैट्रिक्स, जो भी अच्छा लगे। सर यहाँ 0 1 3 5, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे क्या ले लो, यहाँ ले लो सर, ये आ रहा है 2 6 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे सर हम लेना चाहते हैं 3 9 15, और ये हमने 3x3 की ना लेके हमने ले ली कोई मैट्रिक्स, ये है 3x4 ऑर्डर की, 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है? बिल्कुल है कि सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, रैंक निकालना है कि इसकी रैंक बताओ, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने सीधा सीधा कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट क्या था कि अगर इसमें सबसे पहले चेक करना है कि कितने ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है, मींस कितने ऑर्डर का हमारा हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर बन सकता है। माइनर का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट निकल सके, माइनर का मतलब ही था डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉर्मेट चेक करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए अगर मैं 4x4 का बनाता तो 4 रो होना चाहिए, लेकिन 4 रो नहीं है सर। अब क्या करें, तो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स मैक्सिमम पॉसिबल है, जिसका मैक्सिमम ऑर्डर 3x3 आ सकता है। मींस मैं एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई कि इसकी रैंक जो है 3 से ज़्यादा तो नहीं जा सकती, क्योंकि 3 से ज़्यादा का माइनर बन ही नहीं रहा। तो 3x3 ऑर्डर का माइनर इसमें कितना है, इधर देखो, क्या ये 3x3 का माइनर दिखाई दे रहा है सबको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एक ये 3x3 का माइनर दिखाई दे रहा है, एक इसका कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, एक इसका कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर 3x3 के तो बहुत सारे माइनर है। अब क्या करें, अब तो प्रॉब्लम हो गई, अब करें क्या? क्लियर है? तो सबसे बेटर तरीका ये है कि कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आए कि इसमें बहुत सारे माइनर बन रहे हैं 3x3 के और हम सेलेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्लॉन फॉर्म लगाओ, सबसे बेस्ट है। एक्लॉन फॉर्म क्या होती है कि अगर हमारी 0 हैं तो उन 0 को इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्डर में अरेंज करना है। मीन्स यहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे एलिमेंट क्या होता, अगर नॉन 0 होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 बनाते, पहले से 0 है, इसका मतलब अब 0 क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक 0 यहाँ है, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 2 0, फिर यहाँ पे 3 0, मीन्स इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो ये सीक्वेंस क्या है 0 बनाने का, इधर देखो, ये तो 0 है, उसके बाद इसको 0 बनाते हैं, सेकंड रो में आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाते हैं। उसके बाद अगर ये 0 बन गया है पहले से ही, तो इसी रो का दूसरा 0 बनाएंगे, अगर 2 बनाने हैं तो इसमें ये 0 बनाएंगे। जैसे ये 0 बन गया, अब फिर तीसरी रो में जाएंगे, क्योंकि एक 0, यहाँ 2 0, अब यहाँ 3 0 बनानी है, तो थर्ड रो का ये 0 तो बना हुआ है। उसके बाद यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, ये है हमारा सीक्वेंस। अब इधर देखो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इसको रिड्यूस करूँगा, रिड्यूस द मैट्रिक्स, मैं लिख रहा हूँ रिड्यूस द मैट्रिक्स इन एक्लॉन फॉर्म। ये एक्लॉन फॉर्म सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें जिसमें मैंने एक्लॉन फॉर्म डिस्कस किया है, वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? इधर देखो, तो एक्लॉन फॉर्म का मतलब है कि इंक्रीजिंग 0 हमें बनानी है, रो जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे ऐसे ऐसे 0 भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ 0 1 है तो यहाँ 2 बनानी है, फिर यहाँ 1 2 3 बनानी है, 3 तक बना लेंगे, हमारी एक्लॉन फॉर्म रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद चेक करेंगे पूरी मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो रो हैं, जितनी नॉन जीरो रो होंगी उतनी ही हमारी क्या होगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगी। बिल्कुल सही सर, मज़ा आ गया। लो, अगर मैं 0 बनाना चाहता हूँ तो यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ ज़रूरत है। तो ये कौन सी रो है, ये R2 है, ये कौन सी रो है R3, और ये कौन सी रो है R1, रो 1 रो 2 रो 3। तो रो 2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि 0 बनाना यहाँ। इसको 0 बनाने के लिए क्या, इसमें से मैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँ, घटा दूँ, इस रो में 2 का मल्टीप्लाई करो और घटा दो। मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 अगर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हमने लिख लिया। लो, तो R2 में हमारी छेड़खानी हुई है, तो इन दोनों को एज इट इज लिख लो, R2 को छोड़ दो, लो छोड़ दो, 0 1 3 5। ये इसलिए बोल रहा हूँ, इस तरह से करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, कि जिसमें ऑपरेशन लगाएं उसको छोड़ के बाकी सारी एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में एज इट इज लिख लो। लो,
ये 3/4 की मैट्रिक्स थी, हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए, बस रो को क्या छोड़ दिया, सेकंड रो को छोड़ दिया, और ये हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट। क्या इतना क्लियर है? अब सेकंड रो में ऑपरेशन लगाए तो 0 - 2 0 0 आ गया, 2 - 2 0, 6 - 6 फिर 0, और ये 10 - 5 × 10 10 - 10 0, ये पूरी 0 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो ये 0 बनानी थी, ये पूरी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये 3 0 बनानी है, क्योंकि हमने 2 0 बना ली, 1 2, यहाँ 3 0 चाहिए, मिनिमम 3 चाहिए। अगर पूरी चारों बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको 3 0 तो बनानी है, इन दोनों को 0 बनाना है। तो सबसे पहले इसे बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए मैं अब ऐसा ऑपरेशन लाऊंगा कि ये 0 डिस्टर्ब ना हो, जितने भी 0 बनी हुई है ये डिस्टर्ब ना हो, ऐसा ऑपरेशन हमको लगाना है। तो सीधा दिख रहा है कि 0 में से 0 घटा दूंगा 0, 3 में से 1 घटाऊंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, लेकिन हमको 0 तभी आएगा 3 में से 3 घटे। तो 3 में से 3 घटाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ फर्स्ट रो में, और इसमें से घटा दूँ, तो मैं यहाँ ऑपरेशन लगा दूंगा। क्या ऑपरेशन है, इधर देखना, यहाँ पे देख लो कि हमारा R3 में मैंने ऑपरेशन लगाया कि सर R3 में से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके R1 घटा दो, बिल्कुल सही। अब हमारा R3 में ऑपरेशन लग रहा है, तो इसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स को एज इट इज लिख लो, मिस्टेक ना हो इसलिए मैं ऐसा सिखा रहा हूँ करना। 3/5 की क्या है, 3/4 की ये मैट्रिक्स है, और पहली रो को ऐसे ही लिख लो 0 1 3 5, दूसरी रो क्या बन गई थी हमारी 0 0 0 0। अब इसमें ऑपरेशन लगाया, इसको करेक्शन करो, 0 में से 0 0 गया, 3 × 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, 3 - 3 0, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो 9 9 9 - 9 फिर 0, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो 15 15 - 15 ये 0। लो मज़ा आ गया। सर हमने तो ये बनाना चाहा था और बन गया कुछ और। लो ये थी हमारी क्या, एक्लोन फॉर्म के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। ऐसी फॉर्म को बोलते थे हम एक्लोन फॉर्म। और जैसे ही एक्लोन फॉर्म बन गई, जैसे ही हमारी एक्लोन फॉर्म क्या है बन गई, तब हम बोलेंगे सर अब इस पूरी मैट्रिक्स में चेक करो नॉन जीरो रो कितनी है। नॉन जीरो रो मतलब कि ऐसी रो जिसमें कोई भी एलिमेंट अगर 0 के अलावा तो नहीं आ रहा। क्लियर है ना? अगर सारी रो 0 है तो उसे बोलते हैं जीरो रो। अगर एक भी एलिमेंट 0 के अलावा 1 2 3 4 5 ऐसे आ गया उसको बोलेंगे नॉन जीरो। क्या खाली ये नॉन जीरो है रो? ये क्या है? नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो। और बाकी की ये क्या है? जीरो रो है जिसमें सारे एलिमेंट क्या है? 0 है। तो इसको हम बोल देंगे जीरो रो। तो हम बोलते थे एक्लोन फॉर्म बनाने के बाद क्या चेक करना है? चेक नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो। और वही क्या होगा? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या इतना क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे एक है नॉन जीरो रो, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में लिख सकता हूँ A इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये था हमारा कंसेप्ट। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत मज़ा आ गया। इस तरह से हम एक्लोन फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल लेके सिखा दिया और कल भी हमने क्वेश्चंस के एग्जाम्पल लेके सीखे थे। और बाकी कंसेप्ट सबको पता है कि एक्चुअल में रैंक होती क्या है। क्या इतना क्लियर है? अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके रिगार्डिंग मैं डिस्कस करूँगा कि प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू रैंक, कि रैंक से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। इधर देखना, अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़ की, मिटा दूँ इसको? लो बिल्कुल मिटा दो सर। नोट्स साथ ही साथ बनाते जाना, एक रिक्वेस्ट है सबसे। अगर वाकई में स्टडी करनी है तो नोट्स तो साथ ही साथ बनाओ, अपने नोट्स ही पढ़ो। अगर फिर कोई दिक्कत आती है नोट्स में समझने में तो वीडियो को फॉलो करो, अदरवाइज बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो देखो, कंसेप्ट समझ आ गए, नोट्स बनाओ। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछा करो कि सर ये डाउट है, इसको कैसे सॉल्व करें। क्लियर है ना? इधर देखना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द रैंक की बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द रैंक कैसे निकालेंगे? इधर देखो कि सर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या प्रॉपर्टीज है? इधर देखना। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं, इफ A is the matrix of order m cross n, then the rank of the matrix will be, मैं बोल दूंगा then the rank of the matrix A, कोई मैट्रिक्स है, the rank of the matrix A will always be less than or equal to minimum value of
एम कॉमा एन। इसका क्या मतलब इधर समझना कि अगर ये एम क्रॉस एन की मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इधर देखना कि अगर हमको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है तो उसकी रैंक हमेशा इन दोनों को चेक करना है कौन सा छोटा है, एम और एन में कौन सा छोटा है। एम और एन क्या है? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में से जो भी वैल्यू कम होगी रैंक या तो उसी के बराबर होगी या उससे हमेशा कम होगी, उससे कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम वैल्यू से रैंक कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता। कैसे? इधर देखो कैसे। लो सर कैसे करना है, इधर देखते रहो। हमको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेनी है, ले लिया मैंने 2 1 3 और हमने ले लिया क्या 4 1 0 2 1 2 1 0 0 और ये मैट्रिक्स दे रखी है 3/4 की और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही। हमने बोला था कि अगर हमको रैंक निकालनी है तो रैंक निकालने के लिए हमको माइनर सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया तो उसी ऑर्डर का रैंक हो जाएगा और अगर नॉन जीरो नहीं आया तो उससे कम का रैंक होगा, फिर उससे कम का जो ऑर्डर का माइनर होगा वही रैंक बताएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं माइनर चेक करता हूँ, माइनर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलती है और यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की ही बन सकती है, कभी 4/4 की तो बनेगी नहीं। 4/4 बनाने के लिए एक और रो होनी चाहिए, रो तो है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कितनी भी लाख कोशिश कर लो इसकी मैट्रिक्स की रैंक कभी भी 4 तो हो नहीं सकती, नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि 4 होने के लिए 4/4 का माइनर बनना चाहिए, 4/4 की स्क्वायर मैट्रिक्स बननी चाहिए, जो यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4th रैंक है ही नहीं, 4th रो है ही नहीं। क्लियर है ना? अब मुझको यहाँ पे पॉसिबल है 3/3 का माइनर बन सकता है, तो रैंक क्या हो सकती है? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3 पॉसिबल है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, पॉसिबल है कब? जब इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 3/3 माइनर क्या हो जाए? नॉन जीरो हो जाए। ये है कंसेप्ट कि अगर 3/3 माइनर का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गया? जीरो आ गया, जितने भी 3/3 के माइनर बनेंगे यहाँ वो सारे क्या आ जाएं, और यहाँ पे लिख लेना ऑल 3/3 माइनर, ऑल 3/3 माइनर का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब रैंक क्या हो जाएगी? 3 आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई भी अगर सारे माइनर क्या आ गए? 0 आ गए। लो इफ क्या? इफ ऑल बोल देना या फिर ऑल और एटलीस्ट 1, एक भी आ सकता है, एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ 3/3 ऑर्डर क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0 आ गया। मीन्स कि 3/3 ऑर्डर का चाहे एक माइनर चाहे सारे माइनर नॉट इक्वल टू 0 आ गए तब भी रैंक 3 होगी, क्योंकि अगर कोई भी माइनर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब रैंक बताता है वो उसी ऑर्डर का। क्लियर है ना? उसी ऑर्डर को हम बोल देते हैं रैंक। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं बोल देता हूँ इफ ऑल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ ऑल 3/3 माइनर ऑफ द मैट्रिक्स आर 0 देन ओनली रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो होगी लेस देन 3 होगी। 3 नहीं हो सकती, 3 से क्या होगी? छोटी होगी। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, हमने देखा था अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर चेक करना है m क्रॉस n। इसमें मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, जो मिनिमम वैल्यू है या तो रैंक उसी के बराबर हो सकती है या फिर उससे क्या हो सकती है? छोटी हो सकती है। तो ये थी हमारी एक प्रॉपर्टी। ये किसके लिए है इंपॉर्टेंट? अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देता है तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m और n दे रखा है तो हमें उसमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी है और वो रैंक जो होगी या तो छोटी वैल्यू के बराबर होगी या उससे क्या होगी? कम होगी। और ये था हमारा कंसेप्ट। क्या सबको क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है और वाकई में मज़ा आ रहा है तो देरी किस बात की? क्या करना है?